यह कहानी है आदि की। 20 साल का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बेहद शांत और सुलझा हुआ लड़का। सर्दियों की छुट्टियों में आदि अपने घर गया था। मकसद था अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताना। सब कुछ बहुत अच्छा था, हंसी मजाक, पुरानी बातें। और फिर छुट्टियां खत्म करके आदि वापस अपने कॉलेज लौट आया। लेकिन हॉस्टल के कमरे में कदम रखते ही उसका फोन बजा। उधर से पुलिस की आवाज थी, तुम्हारे माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आदि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते बिलखते वापस घर पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की। सड़क के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। हैरानी की बात यह थी कि उस रात घर में कोई बाहरी इंसान आया ही नहीं था। शक की सुई सीधी आदि पर घूमी। पुलिस ने आदि को हिरासत में लिया, लेकिन आदि रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था उनसे, मैं उन्हें क्यों मारूंगा। पुलिस ने लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया। आदि से पूछा गया, क्या तुमने अपने माता पिता को मारा? उसने कहा नहीं, और मशीन ने इशारा किया, यह सच बोल रहा है। पुलिस हैरान थी, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। आदि बेगुनाह था, लेकिन सच अभी पूरा सामने नहीं आया था। लेकिन तभी घर के स्टोर रूम की तलाशी में पुलिस को एक पिस्टल मिली, और जब फिंगरप्रिंट्स मैच किए गए तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। पिस्टल पर आदि के ही निशान थे। यह कैसे मुमकिन था? एक तरफ मशीन कह रही है वो बेगुनाह है, दूसरी तरफ सबूत कह रहे हैं वो कातिल है। इस पहेली को सुलझाने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई गई, और तब सामने आया वो सच जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डॉक्टर्स ने आदि को हिप्नोसिस, सम्मोहन की हालत में डाला, और अचानक कुर्सी पर बैठे आदि के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आवाज भारी हो गई। वो आदि नहीं था, वो कोई और था। आदि को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी मल्टीपल पर्सनालिटी की बीमारी थी। उसके अंदर एक दूसरा इंसान पल रहा था। यह सब शुरू हुआ था बचपन में। आदि के माता पिता बहुत सख्त थे। कम नंबर आने पर मारना, डांटना, कोई हॉबी न रखने देना। नन्हा आदि उस दर्द को सह नहीं पाया, इसलिए उसके दिमाग ने उस दर्द और गुस्से को समेटकर एक दूसरी पर्सनालिटी बना ली। छुट्टियों में जब आदि घर गया तो उसे पता भी नहीं चला कि कब वो सो गया और कब उसके अंदर का वो दूसरा इंसान जाग गया। उस दूसरे ने उस मौके का फायदा उठाया और उन सख्त माता पिता से अपना पुराना बदला ले लिया। अगली सुबह जब आदि जागा तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके लिए वो एक प्यारी छुट्टी थी, इसीलिए लाई डिटेक्टर मशीन उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि आदि के लिए उसने सच में कुछ नहीं किया था। जब डॉक्टर्स ने आदि को होश में लाकर यह वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो वो टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस माँ बाप को वो भगवान मानता था, उनका कातिल उसी के शरीर के अंदर छिपा है। उस रात जेल की कोठरी में सन्नाटा था, कैमरे चल रहे थे, पहरा भी था। सुबह जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदि वहाँ था ही नहीं, हथकड़ियाँ जमीन पर पड़ी थीं। सवाल एक नहीं, सैकड़ों थे। क्या कोई पुलिस वाला ही उसका मददगार था? और सबसे डरावना सवाल, क्या अब आदि की दूसरी पर्सनालिटी खुली सड़कों पर आजाद घूम रही है? सच अभी पूरा सामने नहीं आया था। जेल की सलाखें सलामत थीं, मगर कोठरी के अंदर आदि नहीं था। पुलिस को लगा कि ये उसी शैतानी रूप का काम है जिसने अपने माँ बाप को मारा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। जरा सोचिए, पुलिस का कहना था कि कत्ल रात में हुआ, क्योंकि हिप्नोसिस के दौरान आदि की दूसरी पर्सनालिटी ने रात का ही जिक्र किया था। लेकिन अगर आदि ने रात में खून किया होता तो अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे घर में अपने माता पिता की लाशें क्यों नहीं दिखी? वो आराम से तैयार होकर कॉलेज कैसे चला गया? जवाब बहुत सीधा था, मगर डरावना। सच तो ये था कि जिस वक्त आदि घर से निकला उसके माता पिता जिंदा थे। तो फिर वो गोलियां किसने चलाई? राज छिपा था घर के उस स्टोर रूम में, जहाँ से पुलिस को वो एकमात्र सबूत, वो पिस्टल मिली थी। आदि के कॉलेज जाने के ठीक बाद उस स्टोर रूम में वक्त का एक दरवाजा खुला, एक टाइम पोर्टल, और उस पोर्टल से जो इंसान बाहर आया उसका चेहरा बिल्कुल आदि जैसा था। लेकिन वो आज का आदि नहीं था, वो आया था भविष्य से, फ्यूचर आदि। उसने ही ट्रिगर दबाया, उसने ही अपने माँ बाप की जान ली। और क्योंकि वो पोर्टल बहुत कम समय के लिए खुलता था, वो हड़बड़ी में वापस भागा और उसी जल्दबाजी में उसके हाथ से वो पिस्तौल स्टोर रूम में गिर गई। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स मैच हुए, क्योंकि वो हाथ आदि का ही था, बस वक्त अलग था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कत्ल फ्यूचर आदि ने किया तो आज
के आदि के अंदर छिपे उस ऑल्टर ईगो ने डॉक्टर्स के सामने झूठ क्यों बोला? उसने क्यों कहा कि हाँ मैंने मारा है? असल में आदि के माता पिता को इस बीमारी का पता बहुत पहले से था। कुछ साल पहले भी आदि ने उन पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन तब उसके पिता ने अपना बचाव कर लिया था। तभी से आदि का सीक्रेट ट्रीटमेंट चल रहा था। उस खूंखार पर्सनालिटी को शांत करने के लिए डॉक्टर्स ने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला था। उसे ट्रीटमेंट के दौरान यह यकीन दिला दिया गया था कि वो अपने माता पिता को मार चुका है। उसे ये झूठी याद दी गई ताकि उसकी बदले की आग शांत हो जाए और वो बाहर न आए। यही वजह थी कि वो शांत था। लेकिन जब हिप्नोटिज्म हुआ और ऑल्टर ईगो बाहर आया तो उसने वही बोला जो उसके लिए सच था। उसने कहा मैंने मारा है, क्योंकि उसके दिमाग में वो कत्ल सालों पहले हो चुका था। वो बस अपनी उस प्रोग्राम्ड सच्चाई को दोहरा रहा था। तो अब सवाल बचता है जेल का। आदि जेल से कैसे गायब हुआ? सीसीटीवी कैमरों में जो कुछ सेकंड की खराबी आई थी वो कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, वो भी उसी टाइम पोर्टल का कमाल था। उस वक्त फ्यूचर आदि ने पोर्टल का दूसरा मौका इस्तेमाल किया और सलाखों के पार से हाथ बढ़ाकर अपने अतीत यानी आज के आदि को खींच लिया। आदि अब हमारी दुनिया से गायब हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी भी बाकी है। आखिर भविष्य के आदि ने अपने ही माँ बाप को क्यों मारा? ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में जिसे रोकने के लिए उसे कातिल बनना पड़ा? टाइम पोर्टल 3 बार खुल सकता था, 2 बार खुल चुका है। अब बस एक आखिरी मौका बाकी है और ये आखिरी बार क्या तबाही लाएगा? लेकिन आदि उस रात कहीं दूर नहीं गया था। वो उसी जगह पहुंचा था जहां से यह सब शुरू हुआ था, अपने ही घर का स्टोर रूम। लेकिन इस वक्त वो स्टोर रूम से कुछ मीटर नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में था। यह वो जगह थी जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था। चारों तरफ अजीबोगरीब मशीनें थीं और बीच में खड़ा था फ्यूचर आदि। उसकी हालत खौफनाक थी। उसका शरीर किसी खराब टीवी सिग्नल की तरह ग्लिच कर रहा था। आदि ने डरते हुए चारों तरफ देखा और चिल्लाया, यह कौन सी जगह है? तुम कौन हो? क्या तुमने ही मेरे माता पिता को मारा? फ्यूचर आदि ने खून थूकते हुए एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ मैंने ही उन्हें मारा, लेकिन वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे आदि। वो प्रोजेक्ट क्रोनोस के लीड वैज्ञानिक थे। उसने वो राज खोला। 20 साल पहले सरकार ने उनके टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी थी। वो बर्बाद होने वाले थे। तभी उन्हें एक खत मिला। वो खत दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन जायोन का था। जायोन ने तुम्हारे पिता के सामने एक शर्त रखी जिसके बदले में उन्होंने फंडिंग दी। जायोन को टाइम मशीन नहीं, एक ह्यूमन टाइम वेपन चाहिए था। मशीनें बेकार हैं, हमें एक इंसान को ही टाइम मशीन में तब्दील करना होगा। इसके लिए उन्हें एक ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए था। इसलिए उन्होंने 4 महीने के एक अनाथ बच्चे को खरीदा। वो तुम थे आदि। तुम उनके बेटे नहीं, तुम उनके सब्जेक्ट 0 थे। इंसानी दिमाग वक्त का दबाव नहीं झेल सकता, वो जल जाता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने तुम्हारे दिमाग का कोर्पस कैलोसम काट दिया। यह वो हिस्सा है जो दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़कर रखता है। तुम्हारी वो डुअल पर्सनालिटी कोई बीमारी नहीं थी, वो जायोन का बनाया हुआ एक कूलिंग सिस्टम था। तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन इंसान था और राइट ब्रेन एक मशीन। फ्यूचर आदि ने मशीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, फ्यूचर में इसी बंकर में जायोन ने मुझे अपना सबसे बड़ा गुलाम बनाया। तभी मुझे सारी सच्चाई का पता चला। देखो इन मशीनों को, जब मैं जायोन के लिए काम करता था तो वो मुझे इन क्रायोजेनिक कूलिंग चेम्बर्स यानी ठंडा करने वाली मशीनों से जोड़ देते थे। जब मैं टाइम ट्रेवल करता था तो हजारों लीटर लिक्विड नाइट्रोजन मेरे दिमाग को ठंडा रखता था ताकि टाइम फ्रिक्शन से मेरा दिमाग न पिघल जाए। इसी असिस्टेड जंप की वजह से मैं सैकड़ों बार पास्ट में गया, इतिहास बदला और मैं भी मास किलिंग का भागीदार बन गया। और इस समय की छेड़छाड़ के कारण भविष्य में समय बहुत अनस्टेबल हो चुका है। आसमान में टाइम होल्स खुल रहे हैं, इमारतें अचानक से बूढ़ी होकर गिर रही हैं। भविष्य की दुनिया खतरे में है और इसे रोकने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जब मैंने भागने का फैसला किया तो मेरे पास वो कूलिंग मशीनें नहीं थीं। मैंने अपनी नसों से सारे तार खींच दिए और एक रॉ जंप किया। आदि ने पूछा, रॉ जंप क्या होता है? बिना किसी मशीन, बिना कूलिंग और बिना सुरक्षा के समय में छलांग लगाना रॉ जंप कहलाता है। इसमें वक्त की सारी गर्मी सीधे दिमाग पर पड़ती है। एक इंसान का शरीर सिर्फ 3 रॉ जंप्स झेल सकता है, उसके बाद
उसका दिमाग राख बन जाता है। पहला मौका मैंने फ्यूचर से पास्ट में आकर उन साइंटिस्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि ऐसी मशीनें और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत वापस न हो सके। दूसरा मौका तुम्हें जेल से यहाँ खींचने के लिए लिया, और अब मेरे पास एक ही लिमिट बची है। फ्यूचर आदि का शरीर अब लगभग अदृश्य हो चुका था, जैसे वो हवा में बिखर रहा हो। उसने जाते जाते कहा, अगर यह बंकर और ये कूलिंग मशीनें सलामत रहीं, तो भविष्य में जायोन इसे ढूंढ लेगा और तुम वही कातिल बन जाओगे जो मैं था। तुम्हारे पास अब भी एक आखिरी मौका है, उसे भागने के लिए नहीं बल्कि इस बंकर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना। आदि चिल्लाया, लेकिन कैसे? मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट तो तुम पर सक्सेसफुल हुआ है, मुझ पर नहीं। फ्यूचर आदि ने मुस्कुराते हुए अपने कांपते हुए हाथ को आदि के सिर पर रखा। तुम आम इंसान नहीं हो आदि, तुम्हारा दिमाग टाइम ट्रेवल के लिए तैयार है, बस इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। मेरे पास केवल एक लिमिट बची है, लेकिन अब मैं इसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं बचा। मेरी बची हुई एनर्जी अब तुम्हारी है। जैसे ही फ्यूचर आदि ने प्रेजेंट आदि को छुआ, एक तेज नीला करंट फ्यूचर आदि के शरीर से निकलकर आज के आदि के अंदर समाने लगा। आदि की नसें तन गईं। उसे अपने सिर के अंदर वो सोता हुआ मशीनी हिस्सा जागता हुआ महसूस हुआ। फ्यूचर आदि ने आखिरी सांस ली, अब तुम एक्टिवेट हो चुके हो, इसे खत्म करो आदि। और फ्यूचर आदि का वजूद मिट गया, राख बनकर जमीन पर गिर गया। बाहर अब तक सुबह हो चुकी थी और आदि के गायब होने के कारण पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। अब बंकर में सिर्फ आदि था। चारों तरफ वो मशीनें थीं जो उसे राक्षस बनाने के लिए तैयार थीं। आदि की आंखों में अब डर नहीं था, उसके दिमाग के दोनों हिस्से अब एक साथ काम कर रहे थे। उसने मशीन के मेन कोर प्रोसेसर के पास जाकर अपना हाथ रखा। उसने अपना तीसरा और आखिरी मौका इस्तेमाल किया, लेकिन टाइम ट्रेवल करने के लिए नहीं। उसने अपने शरीर की सारी टाइम एनर्जी को उस बंकर के न्यूक्लियर सेल में धकेल दिया। सफेद रोशनी बंकर को निगलने ही वाली थी। आदि ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर बाहर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस सायरन गूंजने लगे, लेकिन धमाका होने से ठीक पहले कुछ और भी हुआ था। जब धमाका होने वाला था, तभी बंकर की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकी, वार्निंग, इजेक्ट सब्जेक्ट। जायोन ने अपनी मशीन को इस तरह बनाया था कि अगर सिस्टम कभी फेल हो जाए तो उनका कीमती हथियार सब्जेक्ट 0 न मरे। धमाका होने से आधे सेकंड पहले मशीन ने बची हुई सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक माइक्रो पोर्टल खोला। यह पोर्टल समय यात्रा के लिए नहीं था, यह स्थान परिवर्तन यानी टेलीपोर्टेशन के लिए था। बंकर में धमाका हुआ, आग और मलबे ने सब कुछ राख कर दिया। जायोन के उस काले भविष्य को भी जड़ से मिटा दिया, लेकिन आग की लपटें आदि को छू पाती उससे पहले ही उस माइक्रो पोर्टल ने आदि को वैक्यूम की तरह खींच लिया और घर से 500 मीटर दूर एक सड़क के किनारे फेंक दिया। आदि सड़क पर आ गिरा। उसके कपड़े जल चुके थे, शरीर से धुआं निकल रहा था और वो बेहोश था, लेकिन वो जिंदा था। उसी मशीन ने उसे बचा लिया था जिसे उसने नष्ट किया था। आदि ने मुश्किल से आंखें खोली। उसे दूर अपना घर जलता हुआ दिखाई दिया। उसने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और भीड़ में मिल गया। चलते चलते आदि के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं सब्जेक्ट 0 था तो क्या सब्जेक्ट 1 भी कोई होगा?